हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं जो कि आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। यहाँ पे आपके पास एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो ये सीरीज आपकी इम्पोर्टेंट हो सकती है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें शामिल है आपका यूकेपीएससी के कुछ एग्जाम, इसके अलावा आपका यूजीसी नेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और ये आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे। तो डिस्कस करते हैं आज की इस सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे और टॉपिक है आपका संविधान सभा। तो यहाँ पे आपका लेवल 1 का एक प्रश्न है। सो अंडर विच प्लान was the Constitution Assembly formed in 1946? हिंदी में समझते हैं कि 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था। आप सभी को पता होगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक संविधान सभा के द्वारा आपका बनाया गया था और वो संविधान सभा का गठन आपका किस योजना के तहत इसमें से किया गया था। तो पहला है आपका अगस्त ऑफर, फिर है ट्रिप्स मिशन, फिर है आपका कैबिनेट मिशन, फिर है माउंटबेटन योजना। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में इंडिया आया था और इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का आपका गठन होता है। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा में आपके इनिशियली यानी प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389 यानी 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में आपका कम हो गई थी जब भारत का विभाजन हुआ। तो जानेंगे कि कितने कम हुए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि अगस्त प्रस्ताव, ये आपका 1940 में आया था। फिर आता है क्रिप्स मिशन, ये आपका 1942 में आया था। यहाँ पे डोमिनेस जो आपका डोमिनेस जो स्टेटस है उसकी बात की जाती है, डोमिनियन स्टेटस। ये आपका इसमें 3 मेंबर्स इंडिया आए थे। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946 एंड माउंटबेटन योजना आपकी भारत की आजादी से संबंधित है और ये आपकी 1947 में आपका आई थी। फिर आपका है सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946? यानी 9 दिसंबर 1940 को जो आपका प्रथम मीटिंग हुई थी किसकी? संविधान सभा की। वहां पे आपका अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष यानी कुछ समय के लिए आपके चुने गए थे। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या आपका एस.सी. मुखर्जी या बी.एन. राव यानी बेनेगल राव। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आपका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और ये आपका सबसे वरिष्ठ थे, इस कारण से उनको चुना गया था। उनको काफी अनुभव था आपका, तो इस कारण से इन सभी सदस्यों में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में 2 दिन के बाद इनको रिप्लेस करते हैं यानी इनकी जगह नियुक्त किए जाते हैं आपके सेकेंड मीटिंग में, जो कि आपका 11 दिसंबर 1940 को होती है। तो वहां पे आपके परमानेंट जो अध्यक्ष है वो कौन बनते हैं? आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। फिर आता है हु सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे, डॉक्टर अंबेडकर थे या के.एम. मुंशी थे या आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके संवैधानिक सलाहकार थे कौन? बी.एन. राव, सर बेनेगल राव। इनके जो क्या थे? आपका संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर अंबेडकर आपका प्रारूप समिति से आपका संबंधित थे। तो जानते हैं आप दूसरा प्रश्न पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न होगा समितियों से रिलेटेड। तो हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1946? यानी 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो आप सभी जानते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1940 को आपका जो सेकेंड मीटिंग है उसके बाद प्रस्तुत किया गया था और वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और वही आपकी बाद में प्रियम्बल यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना आपकी बनती है
जिसमें कि जो संविधान के उद्देश्य, उसके गोल, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में बताया गया है। तो प्रियम्बल आप सभी जानते होंगे कि संविधान का जो पहला पेज है उसको कहा जाता है। वहां पे मतलब ब्रीफ में जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है उसके बारे में आपका बताया गया है। तो इसी को बाद में प्रियम्बल कब बनाया गया था, कब पास किया गया था आपका प्रियम्बल के रूप में 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और यह प्रस्तावना का क्या बनता है, आधार बनता है। तो सबसे पहले ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्म्ड, यानी प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, व्हेन वाज द। तो प्रारूप समिति जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट यानी उसका प्रारूप तैयार करने के लिए आपकी बनाई गई थी, तो उसका गठन किया गया था आपका 29 अगस्त 1947 को। तो आपको ये पूरी डेट याद रखनी है, 29 अगस्त 1947 को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, यानी इसके अध्यक्ष थे। और इसमें आपका 7 अलग मेंबर थे। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 आप सभी जानते हैं भारत को आजादी मिली थी। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमने अपना संविधान को अडॉप्ट किया था, यानी उसको मतलब स्वीकार किया था। फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनका स्थान किसने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रिप्लेस डीपी खेतान इन द ड्राफ्टिंग कमिटी आफ्टर हिज डेथ, यानी डीपी खेतान की मृत्यु होती है उसके बाद उनका स्थान किसने लिया, जो कि आपका प्रारूप समिति से आपका संबंधित है। तो उनका स्थान लिया था टीटी कृष्णमाचारी ने। तो एन माधव राव ने इस्तीफा देने वाले और बीएल मित्र का स्थान लिया था किसने, आपका टी कृष्णमाचारी ने। तो आपको पता होगा कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे वहां पे आपके 7 मेंबर्स थे और वहां पे से डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है और एन माधव राव ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आपका टीटी कृष्णमाचारी आपके उसमें आते हैं। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, प्रारूप समिति को आपका मेंबर बनते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका यूनियन टेरिटरी के बारे में, यानी जो प्रस्तावना है और टेरिटरी है उससे संबंधित। तो यहाँ पे प्रश्न है आपका, विच वर्ड वर एडेड टू द प्रेम्बल बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द आपके जोड़े गए थे। आप सभी जानते हैं इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे आपका संविधान की प्रस्तावना में आपका कुछ शब्द जोड़े गए थे और आज तक जो प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार आपका संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। तो वहां पे 3 शब्द आपके जोड़े गए थे, SSI। ओके, पहला है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, फिर है आपका सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, एंड फिर है आपकी अखंडता। तो ये 3 शब्द आपका 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में आपके जोड़े गए थे। फिर आता है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रस्तावना है वो आपका क्या है, संविधान का भाग है। तो कौन सा ऐसा केस था जो सुप्रीम कोर्ट का जिसने माना कि जो संविधान है आपका उसमें प्रस्तावना का इम्पोर्टेंट रोल है और प्रस्तावना उसका एक पार्ट है। तो वो केस था आपका कौन सा, केशवानंद भारती केस, जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे से संबंधित था। ये आता है कब, 1973 में। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973 में इसका वर्डिक्ट आया था। तो इससे पहले अगर जो केस था उसने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो आपका किसका पार्ट नहीं है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, वो था आपका गोलकनाथ केस जो कि 1967 में आया था। फिर LIC जो केस था उसने भी यही माना। तो जो आपका ये आपका गोलकनाथ नहीं था, बेरूबारी जो केस था उसने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो आपका क्या है, संविधान का पार्ट नहीं है। तो ये आपका 1900 कब आया था, बेरूबारी 1960 में आपका आया था, जो कि बेरूबारी मतलब जो आपका इम्पोर्टेंट भी है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेरिटरी से आपका संबंधित भी था। फिर आता है, हैदराबाद रियासत के विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था।
तो आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसी रियासतें थी भारत पे जिन्होंने भारत को प्रारंभ में आपका ज्वाइन नहीं किया गया था, तो वहां पे आपका जनमत संग्रह किया गया, कहीं कहीं पे पुलिस कार्रवाई की गई, तो इस कारण से उनको मिलाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान रहा था भारत के एकीकरण में, तो इस कारण से उनको लौह पुरुष के नाम से आपका जाना जाता है। और यहाँ पे कौन सी वो रियासत थी जिसको कि आपका ऑपरेशन पोलो के तहत आपका शामिल किया गया था, वो थी आपकी हैदराबाद। और हैदराबाद एक इम्पोर्टेंट रियासत थी। इसके अलावा जो जूनागढ़ था वो भी इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे आपका जनमत संग्रह किया गया था। और हैदराबाद में आपका क्या किया गया था, पुलिस कार्रवाई यानी पुलिस मोशन वहां पे किया गया था, तो इस कारण से इसका नवंबर 1948 में भारत में विलय होता है। फिर यहाँ पे ऑपरेशन विजय, आपको पता होगा कि ऑपरेशन विजय दो चीज से संबंधित है। एक तो गोवा को भारत में शामिल किया गया था, गोवा, इसके अलावा जो पुदुचेरी है, मतलब जो जो टेरिटरी है उनको, जो कि पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी 1961 में। फिर ऑपरेशन विजय जो कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था सेकेंड वाला 1998 में, तो उससे भी आपका ऑपरेशन शक्ति आपका संबंधित था। तो ऑपरेशन विजय आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो ऑपरेशन विजय आपका बांग्लादेश वॉर से भी आपका संबंधित है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, जिसको हम आपका मतलब 1971 में आपका ये हुआ था। तो ऑपरेशन शक्ति किससे है, न्यूक्लियर टेस्ट से है, जो कि आपका सेकेंड वाला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सभी जानते होंगे कि 1984 में आपका हुआ था, तो यहाँ पे अमृतसर से ये रिलेटेड था। इसी के तहत आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो आपकी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हत्या की जाती है। ऑपरेशन टाइडेंट भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो जानेंगे कि आपका किससे रिलेटेड है, तो अभी हम जानते हैं इसके बारे में। फिर आता है 1953 में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। तो 1953 में पहला राज्य कौन सा था जिसका गठन की भाषा के आधार पे आपका किया गया था, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, वहां पे कोई थे जिनका नाम था श्री रामलू, तो उनके द्वारा आपका 56 दिन का भूख हड़ताल किया गया था, तो बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तब जाके आपका आंध्र प्रदेश बनता है। भाषा के आधार पे ये गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो धर आयोग पर भाषाई आधार को अस्वीकृत करने के बाद आपका गठित किया गया था आंध्र प्रदेश। फिर आता है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम एक पूर्ण राज्य आपका बनता है। तो सिक्किम किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक फुल स्टेट बनता है आपका 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में यह हुआ था आपका, काफी इम्पोर्टेंट है। 42वां आप सभी जानते हैं लघु संविधान भी जिसको कहा जाता है, बहुत सारी चीजें आपकी ऐड की गई थी। इसके अलावा 44वां आपका किससे रिलेटेड था, उसको की संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से आपका हटा के एक क्या बनाया गया था, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी एक लीगल राइट आपका बनाया गया था, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए थे। तो आप सभी जानते हैं 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आपका काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसी के तहत आपकी इसकी व्यवस्था भी की गई थी कि जो एक राज्यपाल है वो आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके अलावा इसी के द्वारा प्रोविजन किया गया था कि जो हाई कोर्ट है यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसके थ्रू आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको पता होगा कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था जो कि 1956 में आपका आया था, उसके तहत कितने राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य और आपका 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ओके, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर इसकी सिफारिश से इन्होंने कितने राज्य की सिफारिश की थी, वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो फजल अली आयोग की सिफारिशों पे ये आपका आधारित था राज्य पुनर्गठन आयोग। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार आपका कहाँ से लिया गया था। तो आप सभी जानते हैं 1937 में आपका आयरलैंड से आपका ये लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आयरलैंड ने लिए थे कहाँ से, आपके स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर आता है
समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो था आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो आपकी समवर्ती सूची है जिसपे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपका कानून बना सकती है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया गया था। फिर आता है मूल कर्तव्यों की अवधारणा। जो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आपके किस देश के संविधान से ली गई थी? तो वो आपके यूएसएसआर रशिया के संविधान से ली गई थी। वो आपका काफी इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है जो आपका प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यानी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? तो वो आपका जापान के संविधान से आपका ली गई थी। फिर आता है कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से आपका संबंधित है, और कौन सी ऐसी जो अनुसूची है जो बोलती है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, वो है आपकी चौथी अनुसूची, काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है दल बदल विरोधी कानून, किसमें है आपका 52वां संवैधानिक संशोधन, मतलब ये संशोधन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष आपका 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में आपकी जोड़ी गई थी। आप सभी जानते होंगे राजीव गांधी के टाइम पीरियड में ये एंटी डिफेक्शन लॉ आपका लाया गया था। फिर जानते हैं आपका कि 11वीं अनुसूची पंचायत में आपके कितने विषय देखने को मिलते हैं? तो पंचायत जो कि आपका बाद में जोड़ी गई थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के थ्रू। पहले आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पे नहीं थी इनिशियल में, तो बाद में ये जोड़ी जाती है और इसमें आपके 29 विषय आते हैं। और 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायत से रिलेटेड है और पार्ट 9 यानी भाग 9 आपका इनसे रिलेटेड है। फिर आता है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची में है? तो यहाँ पे एक पेशा एक्ट आया था आपका, काफी इम्पोर्टेंट है, वो 1996 में आया था। तो भूरिया समिति ने इसकी सिफारिश की थी। तो छठी अनुसूची इससे संबंधित है। तो इनका जो प्रशासन है उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें ये आपका लागू होगा। ओके, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी और वर्तमान में आपकी कितनी है? 12 अनुसूचियां है। इसके अलावा कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को नए राज्यों के गठन या स्थापना का अधिकार देता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 2, जो कि आपका नए राज्यों के गठन और आपका उसकी स्थापना का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 है राज्यों की सीमाओं में बदलाव करना, उनका क्षेत्र आपका मतलब क्षेत्र परिवर्तित करना, उनका क्षेत्र बढ़ाना घटाना आपका जो भी है। फिर आता है भारत में एकल नागरिकता, यानी जो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है वो आपकी कहाँ से ली गई है? तो वो आपकी यूके के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन से आपकी ली गई है एकल नागरिकता। तो यहाँ पे आपका यूएस में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है राज्य का और देश का दोनों का नागरिक होता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड में आपकी तिहरी नागरिकता है, वहाँ पे आपका 3 टाइप की नागरिकता देखने को मिलती है। तो हमने भारत में एकल नागरिकता को अपनाया था, जो कि आपका काफी इम्पोर्टेंट है, और ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया था। फिर आता है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? आपको पता होगा कि नागरिकता काफी इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो कि पार्ट 2 में आता है नागरिकता के बारे में, और ये एक ऐसा प्रावधान था, वो कब लागू हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। तो जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लागू नहीं हुआ था उस दिन, तो उसी दिन का से आपका जो नागरिकता का जो आर्टिकल है वो आपका लागू हो चुका था, जो कि आपका अनुच्छेद 5 से आपका 11 तक आता है, और भाग 2 में आपका ये इसका उल्लेख किया गया था। तो अनुच्छेद जो 11 है वो आपका बोलता है कि संसद को शक्ति है वो नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी नियम अधिनियम आपका बना सकती है। ओके, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो नागरिकता अधिनियम है वो आपका 1955 का है। तो नागरिकता अधिनियम भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पता होगा CAA करके एक एक्ट आया था जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जो 3 देश थे, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे जो 6 कम्युनिटी थी उनको नागरिकता प्रदान करने की बात की गई थी, जो कि 2014 से पहले आपका भारत आए थे। तो वहाँ पे काफी वो हुआ था CAA को लेकर, आपने देखा होगा 2019 में ये आपका आया था। फिर कौन सा जो आर्टिकल है वो आपका अस्पृश्यता, यानी जो
आपका छुआछूत है उससे संबंधित है, तो वो है आपका अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। और अनुच्छेद 15 है आपका सामाजिक समानता से, 16 है आपका अवसर की समानता से, और 18 है आपका जो उपाधियां है उनको अंत करने की बात करता है। केवल आपकी जो उपाधियां शैक्षणिक है और जो मिलिट्री के द्वारा दी जाती है उनको एक्सेप्ट की जाती है, और सारी उपाधियां जैसे कि ब्रिटिश के टाइम पीरियड में दी जाती थी, सर, राय बहादुर, केसरी, इस तरह से उनका वो करने की बात करता है 18वां। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17। इसके अलावा आपका 10% EWS रिजर्वेशन जो है आपका किस संशोधन के द्वारा आपका जोड़ा गया था, वो था आपका 103 103वां कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे जो आपका EWS का जो प्रावधान था वो किया गया था आपका, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट था। तो 10% आपका आरक्षण देने की बात की गई थी, तो 2019 में आपका ये आया था। तो आप सभी ने भी बनाए होंगे बहुत सारे जो EWS सर्टिफिकेट है, तो वहां पे आपका जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए आपका 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी। 101वां आपका किससे संबंधित है, तो ये है आपका किससे संबंधित, GST से संबंधित। 102वां आपको पता होगा NCBC से आपका संबंधित है। 104वां किससे संबंधित है, जो आपका संविधान में आपको पता होगा कि लोकसभा में क्या होता था, संसद में, कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होते हैं उनके लिए आपका सीटें रिजर्व की जाती थी, यानी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। 2 सीट आपकी लोकसभा में थी, तो उसको खत्म किया गया 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये भी आपका 2019-20 में ही आपका हुआ था, तो ये भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को 6 मूल स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये है आपका अनुच्छेद 19, जहाँ पे आपको 6 मूल स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन ये आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे आपका प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ओके, युक्ति युक्त प्रतिबंध। फिर आता है दोहरे दंड से संबंधित, संरक्षण से संबंधित किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है, तो आप सभी जानते हैं 20 के तहत प्रावधान ये आपका किया गया है। तो 20(1) में क्या है, 20(2) में क्या है, 20(3) में क्या है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपका समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार है जहाँ पे आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वो है आपका 19 से 22 तक, ओके। फिर है आपका शिक्षा का अधिकार, किस संशोधन द्वारा आपका जोड़ा गया था, आपको पता होगा कि शिक्षा का अधिकार आपका एक मूल कर्तव्य आपका में जोड़ा गया था, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। इसको मूल कर्तव्य भी बनाया गया, और क्या बनाया गया आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार भी बनाया गया। DPSC में ये आपका पहले से था। तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो कि 21 क्लॉज A में आपका जोड़ा गया है, वो आपका 66 संवैधानिक संशोधन आपका 2002 में आपका ये आया था, और ये आपका 2010 में आपका लागू हो गया था। तो ये 21 क्लॉज A में आपका शामिल है, जो कैपिटल A है उसमें इसको रखा गया है, राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो 44वां संवैधानिक संशोधन आप सभी जानते हैं संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा आपका जो आपका 92वां है वो भी आपका काफी इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका किससे है रिलेटेड, तो वहां पे भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी कुछ। 97वां आपका किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको आप कोऑपरेटिव सहकारिता ऐसे करके उसको कुछ बोलते हैं, तो ये आपका 2011 में आपकी जोड़ी गई थी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी करके, जो कि 42B में आपका आती है, काफी इम्पोर्टेंट है ये। फिर आता है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस आर्टिकल में आपका किया गया है, तो आप सभी जानते हैं ये आपका आर्टिकल 23 से संबंधित है। फिर 24 में क्या है, तो यहाँ से जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आपका किसी भी खतरनाक कारखानों में काम करने के प्रतिबंध पे आपका रोक लगाएंगे, यानी चाइल्ड लेबर की बात करते हैं। 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है 25 से 28, और 29 आप सभी जानते होंगे कि जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा लिपि उनको सुरक्षित रखने का अधिकार, उनको संरक्षण प्रदान करता है हमारा संविधान। फिर आता है अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा था, तो जब हम बात करते हैं संविधान की आत्मा क्या है, तो वो है आपकी प्रस्तावना 16 की बात करते हैं, वो है
आपके प्रस्तावना। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 को किसने बोला था, स्पेशली अनुच्छेद 32 को, तो वो हार्ट एंड सोल कहा था उसको, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब हम ओनली बोलते हैं कि संविधान की सोल किसे कहते हैं, तो वो है आपकी प्रस्तावना उद्देशिका। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा BN राव, सर बेनेगल राव, ये आपके संवैधानिक सलाहकार थे। सरदार पटेल आप सभी जानते हैं, भारत की रियासतों का एकीकरण, भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान आपका रहा था। फिर आता है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट आपकी जारी कर सकता है, तो यहाँ पे आपका 5 प्रकार की रिट आती है जो कि सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा आपका शामिल है। फिर आता है किस ऐतिहासिक बात में संविधान का बुनियादी ढांचा, यानी जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसकी बात की थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर तो यहाँ पे किया गया था कि हम संसद को मतलब किसी भी पार्ट को संशोधन करने की असीमित शक्ति देते हैं, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर का मुद्दा हो तो वहां पे ये आपका उससे संबंधित था। तो उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। गोलकनाथ केस 1967 में आपका आया था। मिनर्वा मिल्स केस आपका, इसकी डेट क्या है आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था। शंकरी प्रसाद 1951 में ये आपका आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका 1967 के किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि संसद मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है, तो वो था आपका गोलकनाथ केस, जो कि आपका 24वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा आपका ये आया था। तो बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया था, इसका जो निर्णय था। फिर आता है आपका, तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया, आप सभी जानते हैं, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। मोरारजी देसाई यानी जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी वो इसको लाई थी। तो आपका अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये अब एक विधिक अधिकार है जो कि 300A के तहत आपको प्रदान किया जाता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका ग्राम पंचायतों का गठन, आप सभी जानते हैं DPSP में है, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये बात कही गई है। तो अनुच्छेद 40 में ये आपकी आती है। 44 में आप सभी जानते होंगे कि जो यूनिवर्सल सिविल कोड, जो आपका क्या बोलते हैं हिंदी में, यूनिवर्सल सिविल कोड, यानी जो आपकी पहले गोवा में सिर्फ आपकी लागू थी, अब उत्तराखंड आपका सेकंड स्टेट बन गया है। यूनिवर्सल सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता आपका बोला जाता है। और आर्टिकल 50 में है आपका क्या, जो कार्यपालिका है उसका न्यायपालिका से पृथककरण। और 39 से आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एक 1-2 क्लॉज भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फ्री एड की बात की जाती है 39 में। इसके अलावा इसके बहुत सारे क्लॉज है, आप इसको पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। और समान नागरिक संहिता का प्रावधान अभी देखा, अनुच्छेद 44 में आपका ये है। फिर आता है आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी फिर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात किसमें की गई है, 39A। आपने नालसा के बारे में पढ़ा होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1987 में आपका आया था। तो उसी से संबंधित है ये। 42वां संवैधानिक संशोधन में इसका प्रावधान आपका किया गया था। 44वां आप सभी जानते हैं संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 86वां आप सभी जानते हैं शिक्षा को एक मौलिक अधिकार आपका बना दिया गया था। 97वां है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपकी सहकारी जो सोसाइटी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उससे संबंधित है। और कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण आपका किसमें संबंधित है, अनुच्छेद 50 में आपका ये आता है। तो DPSP आप सभी जानते होंगे कि जब DPSP का उल्लंघन सरकार इसके अकॉर्डिंग लॉ नहीं बनाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये केवल दिशा निर्देश है, ये आपका नॉन जस्टिएबल है, मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि आप उनका उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यहाँ पे ये गैर नियोजित प्रकृति के है। तो अनुच्छेद 37 आपका ये कहता है किस समिति की सिफारिश से आपका मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो पहले हमारे पास केवल मूल कर्तव्य थे, जो हमारे मूल मतलब मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार जिसको कहते हैं, लेकिन बाद में आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से ये प्रेरित थे। और यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी, उन्होंने सिफारिश की थी। उन्होंने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े।
तो यहाँ पे ये काफी इम्पोर्टेंट है। जेबीपी कमेटी ये आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। फिर है वर्मा कमेटी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 में आपकी आई थी, काफी इम्पोर्टेंट है। कोठारी कमीशन आप सभी जानते हैं एजुकेशन से आपका रिलेटेड है, डीएस कोठारी की अध्यक्षता में आपका ये आई थी 1964 में। फिर आता है अनुच्छेद 51 क्लॉज ए में आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका मौलिक कर्तव्य की बात आपकी कही गई है, जो कि आपके अब 11 है, पहले केवल 10 थे, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे आपके ऐड किए गए थे। फिर आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित है, तो ये किसमें कहा गया है, तो ये किसमें बोला गया है, अनुच्छेद 53 में, जो कि जितने भी आपका संघ यूनियन काम करेगा वो सभी राष्ट्रपति के नाम से आपके किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 2 टाइप की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के बारे में। एक होती है आपकी नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति, जिसको कि आपका जो हेड्स ऑफ स्टेट यानी जो राज्य का प्रमुख भी आपका कहा जाता है, एंड जो वास्तविक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सरकार का प्रमुख होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। और जितने भी कार्य प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है वो सारे आपके राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आपने इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे देखा होगा कि इंदिरा गांधी जी देश को संबोधित करती है, बोलती है कि राष्ट्रपति ने आपका आपातकाल लगा दिया, लेकिन ये सब डिसाइड करता है आपका कौन, पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद। तो सारे काम आपके राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा 54 राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, जिसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव में आपके कौन कौन शामिल होंगे उसके बारे में बात करता है। और 55 ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है, तो 55 भी आपका पूछा जाता है, तो ये आप बताना किससे संबंधित है। फिर आता है राष्ट्रपति बनने की आपकी न्यूनतम आयु क्या है, तो भारत में अगर बात करें राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु की और उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु की, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु की, वो है आपकी कितने साल, 35 साल। तो 35 साल में आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं और उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं। 25 ईयर है आपकी प्रधानमंत्री बनने की, पीएम बनने की आपकी आयु कितनी है, 25, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की आयु कितनी है आपकी, 25, लोकसभा के चुनाव लड़ने की। फिर है 30 वर्ष आपकी राज्य सभा के लिए, यहाँ पे है राज्यसभा होगी, जो विधान परिषद हो गया उनके लिए, और विधानसभा के लिए आपकी 25 साल। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रपति जितने भी बड़े बड़े हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, वो सब आपके 35 साल की उम्र में आपका बनता है। तो यहाँ पे 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, जो कि कब जोड़ा गया, 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 में। फिर आता है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है आपका, अनुच्छेद 61 में। तो महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है, 61 वाला है, इम्पीचमेंट वाला। 56 वाला टर्म की बात करता है, राष्ट्रपति की कार्यकाल कितना होगा, वो है आपका आर्टिकल 56 में यानी 56 में। और 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, और ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो जो आर्टिकल आपका जो अनुसूचित तीसरी है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को शपथ नहीं दी जाती है, बल्कि उसके लिए आपका एक सेपरेट आर्टिकल है, 72 है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से। ओके, फिर है राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग लेता है, तो यहाँ पे आपका सभी भाग लेते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और जितने भी आपके मनोनीत सदस्य होते हैं, वो सब भाग लेते हैं। लेकिन चुनाव में आपको पता होगा कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में आपका भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में आपका भाग लेते हैं। और इम्पीचमेंट में आपका जो महाभियोग की प्रक्रिया है, वहां पे जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो आपका भाग नहीं लेते हैं। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। जैसे कि चुनाव में आपका कौन भाग लेता है, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन जब हटाया जाता है तब आपका क्या होता है, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, अब केवल राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये 12 सदस्य भी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में आपका क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपका भाग लेते हैं।
फिर आता है अनुच्छेद 72, किसकी बात करता है, आपका क्षमादान की शक्ति की बात करता है। 71 में आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी डिस्प्यूट है उसके बारे में बात की जाती है, उसको कौन हल करेगा। 161 में है आपका क्या, ये आपका राज्यपाल से संबंधित है, आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 123 में है आपका क्या, जो अध्यादेश जो कि राष्ट्रपति आपका जारी करता है, और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश यहाँ पे जारी किया जाता है, ओके, राज्य में। फिर आता है 1986 में पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये, तो ये थे आपके ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने पॉकेट वीटो का भारत में पहली बार प्रयोग किया था। तो वहां पे एक विधेयक था, उससे रिलेटेड था, तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो उस विधेयक का नाम है डाक संशोधन विधेयक करके ऐसा कुछ था। तो वहां पे उन्होंने पहली बार आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो महाभियोग आप सभी जानते होंगे कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, और यहाँ पे 2/3 बहुमत की आपकी आवश्यकता होती है राष्ट्रपति को हटाने की, ओके। फिर आता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के तहत, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत आपका क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी अगर आप उपराष्ट्रपति बन गए तो आपको जो राज्यसभा की पोस्ट है आपकी दहेज में मिल जाती है, यानी आपको ऐसे ही आपको मिल जाती है, आप उसका मतलब मेंबर्स वैसे ही बन जाते हैं, आपको कोई शपथ वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किसने, महान्यायवादी, जो कि आपका भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। तो ये इनकी नियुक्ति आपका अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति आपका करते हैं, महान्यायवादी, जो कि सरकार के द्वारा जो केस होते हैं उनको लड़ते हैं। फिर है महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है आपका, तो कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा कि राज्यपाल का कोई भी आपका कार्यकाल नहीं होता है, कभी भी आपका जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को हटा सकते हैं, वैसे ही आपके जो महान्यायवादी होते हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपका कार्य करते हैं, तो वहां पे उनका कोई टर्म नहीं होता है। फिर है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है, तो वो है आपका भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में आपका आता है। तो ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या देखा आपने, एक बार रिवाइज करते हैं। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, 1946 में आया, जिसके तहत संविधान सभा का आपका गठन किया गया। फिर दूसरा प्रश्न था अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, तो ये प्रथम मीटिंग में बने थे, सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वरिष्ठ थे, वो थे आपके कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आता है संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, सर बेनेगल राव एडवाइस देते थे। फिर आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले किसने पेश किया था, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1940 को इन्होंने पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को ये आपका क्या बनता है, मतलब 1940 को वो बाद में आपका क्या बनता है, 47 में प्रस्तावना के रूप में बनती है। फिर आता है प्रारूप समिति का गठन, इसकी तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 29 अगस्त 1947। चेयरमैन कौन थे आपके, डॉक्टर अम्बेडकर। 60 टोटल मेंबर थे, बाद में 2 रिप्लेस हो गए थे, और एक थे आपका खेतान, और एक थे आपके एक दूसरे थे सर माधव राव करके, तो इनका स्थान लिया था TT कृष्णामाचारी ने 1948 में। तो प्रस्तावना में कौन से शब्द आपके बाद में जोड़े गए, तो SSI मतलब समाजवादी और सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष। फिर आता है इंटीग्रिटी, ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में आपके ऐड किए। तो प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, केशवानंद भारती केश ने बोला। तो इससे पहले जो केस आया था बेरूबारी करके आपका, उसने बोला था प्रियम्बल जो है संविधान का आपका पार्ट नहीं है, वो उसने बोला था। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद का विलय होता है ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में कब, 1948 में। प्रथम भाषाई राज्य बना था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था इंडिया का कौन, आंध्र प्रदेश, 1953 में। और ये आपका पोटी श्री रामल्लू, जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद डेथ हो जाती है, तब जाके आपका आंध्र प्रदेश आपका बनता है। क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी, जो आयोग थे, उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, भाषा के आधार पे आपका राज्य नहीं बनाएंगे।
तो सिक्किम पूर्ण राज्य बनता है कब? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 में। चाइना ने सिक्किम को कब रिकॉग्नाइज किया था? भारत के अभिन्न अंग के रूप में 2003। तो आप देख रहे होंगे कि कितना लंबा समय है यहाँ से यहाँ। तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में बहुत सारी चीजें आपकी ऐड की गई थी। तो यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग भी आपका आया था। तो उसके रिकमेंडेशन पे कितने राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 यूटी। तो इन्होंने सिफारिश की थी आपकी 16 राज्य की इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने केवल आपका 14 राज्य बनाए और 6 आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाए। तो डीपीएसपी कहाँ से लिया? आयरलैंड से आपका बोरो किया। तो वहां पे था DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी। तो भारत में इसको हमने बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उन्होंने स्पेनिश से लिया था और हमने कहाँ से लिया? उनसे लिया। ओके। तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी बोरो की गई है। मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से ली गई है। राज्यसभा सीट का बंटवारा आपका 4वीं जो अनुसूची है उसमें किया गया है। और दल बदल विरोधी कानून आपका 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने ऐड किया था और 10वीं अनुसूची तब आपकी जोड़ी गई थी। आपको पता होगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 अनुसूची थी, 4 आपकी बाद में आपका जोड़ी गई थी। पहले जो 9 थी वो 1951 में आपकी जोड़ी गई थी, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। पंचायती विषय कितने हैं? 29 विषय है। 11वां शेड्यूल भी आपका बाद में जोड़ा गया था। जनजातीय प्रशासन जो पैसा एक्ट था वो किसकी बात करता है? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। 1996 में भूरिया समिति की सिफारिश पे ये आपका आता है। फिर आता है नए राज्यों का गठन। तो आर्टिकल 2 जो बोलता है कि जो नई राज्यों की स्थापना करने के बारे में बात करता है। एंड सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से ली है आपने। एंड नागरिकता विनियमन यानी नागरिकता पे कौन कानून बना सकता है? केवल संसद बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत। एंड 10% रिजर्वेशन आप सभी के लिए EWS, जो कि ये है आपका G103 अमेंडमेंट 2019 में आपका आया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? आपका 19वां आर्टिकल, जो कि 19 से 22 तक 6 प्रकार की स्वतंत्रता। लेकिन ये आपकी निरंकुश नहीं है। सरकार इस पे आपका क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। फिर आता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किसमें है? आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 2010 में आपका इसको शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था। 2002 में ये अमेंडमेंट आपका आया था और 21A में आपका इसका प्रोविजन आपका किया गया है। फिर आता है आपका फोर्थ लेवल, आप सभी जानते 23 में है। संविधान की आत्मा किसने बोला था? डॉक्टर अम्बेडकर। एंड रिट कितने प्रकार की आपकी होती है? आपका 5 टाइप। बेसिक स्ट्रक्चर किसने बोला था? बुनियादी ढांचा केशवानंद भारती केस 1973 में आपका आया था। एंड मूल अधिकारों में संशोधन नहीं, वो बोलती है गोलकनाथ केस। और प्रस्तावना को किसने बोला कि संविधान प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है, वो था आपका बेरूबारी। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। एक ने बोला कि मूल अधिकारों में सरकार संशोधन नहीं कर सकती है, वो था आपका गोलकनाथ केस। एंड राइट टू प्रॉपर्टी 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। और विलेज पंचायत आपका आर्टिकल 40 में आपका है। डीपीएसपी में आपका पहले प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल जोड़ा गया आपका, जो कि आपका 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 था। और वहां पे आपका 243A से 243O तक किसकी बात की जाती है? जो विलेज पंचायत है, ग्राम पंचायतों की। और समान नागरिक संहिता किसमें है? आपका आर्टिकल 44 में है, जो कि पहले केवल गोवा में थी, आज उत्तराखंड में भी आपकी लागू हो चुकी है। निःशुल्क विधिक सहायता आपका 42वें संवैधानिक संशोधन आपका 39A में है। एंड आर्टिकल 50 क्या बोलता है? न्यायपालिका का पृथक्करण। मूल अधिकारों से समिति कौन सी थी? मूल कर्तव्य से स्वर्ण सिंह समिति। और टोटल मूल कर्तव्य है आपके 11, किसमें है? इंपॉर्टेंट। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष। महाभियोग प्रक्रिया 61 में महाभियोग मतदाता और MP और पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेट दोनों होंगे आपके। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति की पावर है और इसका उपयोग केवल राष्ट्रपति किस सेंस में करता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की मतलब उनकी एडवाइस पे। ओके, खुद उसका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ओके। प्रथम वीटो
किसने किया था? पॉकेट वीटो यानी जेल सिंह ने 1986 में डाक संशोधन विधेयक करके एक प्रस्ताव विधेयक था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बन जाता है अनुच्छेद 64 के तहत एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। महान्यायवादी की नियुक्ति, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 76 में उसका प्रावधान आपका किया जाता है। टेन्योर और महान्यायवादी यानी महान्यायवादी का कार्यकाल को सुरक्षा कौन देता है? तो राष्ट्रपति की मतलब सिफारिश, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संविधान इनको सुरक्षा नहीं देता है और इनको प्रथम विधि अधिकारी भी आपका कहा जाता है। तो हमने किए 50 प्रश्न सॉल्व। तो ये आपके 3 चार्ट है जो कि आपका जितना भी प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व किया उससे संबंधित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपका बेसिक प्रश्न था, आपका काफी इजी प्रश्न था। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।